कहानी की शुरुआत में हमें मोम्बासा को दिखाया जाता है। सुनसान गली में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि एक मिशन को पूरा करने के लिए आया था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सोल्जर मूवी का हीरो है। इसका नाम है रे। पहले तो वो जोर से दरवाजे को पीटता है और फिर घर के अंदर एक ग्रेनेड को फेंक देता है। ग्रेनेड के धमाके की वजह से 2 आतंकियों का खात्मा हो जाता है। इसके बाद रे गन लेकर के अंदर आ जाता है और सभी आतंकियों को शूट करके खत्म करने लगता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि आतंकियों का जो लीडर था उसने एक होस्टेज को बंदी बना करके रखा है। आतंकियों का सरदार रे से कहता है कि अपनी गन नीचे करो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसके कहने पर रे अपनी गन नीचे रख देता है। इसके बाद वो आतंकी से बात करके उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है। मौके का फायदा उठा करके रे अपनी गन निकालता है और उस आतंकी को शूट करके खत्म कर देता है। इस तरीके से आतंकियों के लीडर को खत्म करने के बाद रे होस्टेज को बचा लेता है। हालांकि बाद में उसे मालूम चलता है कि उसे भी एक गोली लग चुकी है। इसके बाद हमें इटली के एयरबेस को दिखाया जाता है। मिशन को पूरा करने के बाद सभी सोल्जर वापस लौट करके यहाँ पर आ जाते हैं। रे फौरन जा करके अपनी गर्लफ्रेंड जीना से मिलता है। आज की रात में ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। अगले दिन सुबह में जब रे सो करके उठता है तब उसे मालूम चलता है कि जीना घर पर नहीं है। टेबल पर जीना ने एक लेटर लिख करके रखा था जिसमें लिखा हुआ था, मैं नाश्ता लेने के लिए जा रही हूँ। रे उठ करके जैसे वॉशरूम में जाता है तो उसी वक्त 2 लोग घर के अंदर हथियार लेकर के घुस आते हैं। इनके आने की भनक रे को लग जाती है। उसे मालूम चल जाता है कि घर के अंदर कोई आया है। ये लोग हथियार लेकर के बाथरूम के अंदर जाते हैं और रे को आईने के अंदर देख करके उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इनके आने की खबर रे को मालूम चल चुका है। वो दरवाजे के पीछे छुप चुका था। एक एक करके वो इन दोनों पर हमला करता है और इन दोनों को एक साथ जख्मी कर देता है। इसके बाद रे जैसे ही बाहर आता है तभी वो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है। टकराने के बाद वो आदमी रे से माफी मांगता है। इसलिए रे कुछ बोलता नहीं है, वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद अचानक से रे को चक्कर आने लगते हैं। वो नीचे गिर जाता है। दरअसल जिन लोगों ने रे पर कुछ समय पहले हमला किया था ना, उन लोगों के साथ ये आदमी भी मिला हुआ था। ये आदमी रे को इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर ये लोग रे को किडनैप कर लेते हैं। जिस आदमी ने रे को इंजेक्शन लगाया उसका नाम है मार्टिन और उसी ने ही रे को किडनैप भी किया है। वो रे से बस इतना पूछता है कि आतंकियों के लोकेशन के बारे में तुम्हें किसने बताया। मूवी के शुरुआत में जिन आतंकियों को रे ने अकेले खत्म किया, मार्टिन उसी की बात कर रहा है। रे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे जो ऑर्डर मिलता है मैं वही करता हूँ। जिस पर रे कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे, मुझे पता था। उसी समय ये लोग रे की गर्लफ्रेंड जीना को पकड़ करके लेकर के आते हैं। मार्टिन उसे हाई वोल्टेज का झटका देने वाला था, लेकिन तभी रे कहता है कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उस बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मार्टिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जीना को हाई वोल्टेज दे करके उसे खत्म कर देता है। गर्लफ्रेंड को इस तरह मरता हुआ देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है, मानो कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो मार्टिन से कहता है कि तुम मुझे अभी मार दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनने के बाद मार्टिन उस पर गन तान देता है और उस पर गोली चला करके उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक चैम्बर के अंदर हम रे को देखते हैं। उसकी जब आंख खुलती है तो वो काफी घबराया हुआ था। उसी वक्त उसके पास केटी नाम करके एक लड़की आती है जो उसे संभालती है। रे को जब होश आ जाता है तब केटी जाकर के अपने बॉस को लेकर के आती है। उसके बॉस का नाम है हैटन। इस पूरी फैसिलिटी का वो मालिक है, मतलब कि वही करता धरता है। वो रे को अच्छे से चेक करता है और उससे कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया। रे जब अपने बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था तब उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, जैसे कि उसका परिवार, उसका नाम क्या है। हैटन उसे बताता है कि तुम एक सोल्जर थे, जंग में शहीद हो चुके हो। वैसे तो तुम्हारी मौत हो चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। यह सुनकर के रे हंसने लगता है। उसे ये सब मजाक लग रहा था। वो हैटन से कहता है कि अगर मैं जंग में शहीद हो गया हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझे लेने के लिए तो आएंगे। जिस पर हैटन कहता है कि हमें उन्हीं लोगों की बॉडी दी जाती है जिन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है, मतलब कि जिसका परिवार बॉडी लेने के लिए नहीं आता है वो बॉडी हमें दे दिया जाता है। मैंने तुम्हें ठीक किया है, इसलिए अब तुम मेरी अमानत हो। इतना सब कुछ बताने के बाद वो रे को बाहर लेकर के जाता है और अपनी फैसिलिटी के अंदर और भी सामानों को दिखाता है। रे के अंदर क्या पावर है ये दिखाने के लिए वो उसके हाथों को काट देता है, लेकिन तभी अचानक से उसका कटा हुआ हाथ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद हैटन उसे बताता है कि तुम्हारा खून नैनाइट का बन चुका है। ये नैनाइट तुम्हारे शरीर को 10 गुना तेजी से रिकवर करेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद वो रे को लेकर के अपने और लोगों के पास जाता है जिनको हैटन ने ठीक किया है। इनमें से एक का नाम है नोवेल। वो भी एक समय पर सोल्जर हुआ करता था। उसकी आंखों पर हमला हुआ था जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन हैटन ने उसके लिए एक गैजेट बनाया जो उसे चेस्ट पर लगा हुआ है। अब वो अपनी आंखों से तो नहीं देख पाता, लेकिन चेस्ट पर लगे हुए गैजेट की मदद से वो साफ साफ देख पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक हादसा डीके के साथ भी हुआ है। वो भी सोल्जर हुआ करता था, लेकिन जंग में उसने अपने दोनों टांगे गवा दी। लेकिन हैटन ने अब उसका दोनों पैर रोबोट का बना दिया जिसकी वजह से अब वो दौड़ पा रहा है। केटी का भी कुछ वैसा ही हाल है, किसी वजह से वो नाक और मुंह से सांस नहीं ले पा रही थी। उसके भी चेस्ट पर एक गैजेट लगा हुआ है और इसी वजह से वो सांस ले पा रही है। हैटन जब चाहे उसकी सांस को रोक भी सकता है, ये उसके हाथों में है। खैर इसके बाद डीके रे को उसका कमरा दिखाता है। रात के समय में जब रे सो रहा था तभी अचानक से उसे एक सपना आता है और ये सपना वही था जब मार्टिन उसे गन से शूट कर रहा था। इस सपने को देखने के बाद उसे नींद नहीं आता। वो जाकर के आराम से बैठ करके उस सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी वो पूल के अंदर केटी को देखता है जो कि स्विमिंग करने के साथ साथ काफी बेहतरीन डांस भी कर रही थी। कुछ समय के बाद पूल से बाहर निकल करके वो रे के पास आती है और उसके पास बैठ करके उससे बातें करती है। रे उसे बताता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, कोई मुझे गन से शूट कर रहा था। वो कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मैंने सपने में अपनी बीवी को भी देखा। उस सपने के बारे में मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं आ रहा है। उसको इतने टेंशन में देख करके केटी उसे अपने साथ लेकर के जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए देती है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। ठीक उसी समय एक सायरन बजने लगता है। ये आवाज सुनने के बाद रे को पता नहीं क्या हो जाता है, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। वो देखता है कि किस तरीके से मार्टिन ने उसकी बीवी को खत्म किया और आखिरी में रे को भी गोली मार करके खत्म कर दिया। ये सब कुछ रे को याद आ जाता है। मार्टिन के बारे में अब रे को सब कुछ मालूम चल जाता है। रे को
पता चल चुका था कि उसे किसे खत्म करना है। पार्किंग एरिया में जाकर के वो एक कार लेता है और रे को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। इसके बारे में जब हैटन को मालूम चलता है तब वो रे से बात करता है और उसे कहता है कि तुम मेरी अमानत को वापस लौट आओ, तुम इस तरह बिना मेरे से पूछे अपने मन का नहीं कर सकते। जिस पर रे कहता है कि मैं वापस खुद चल करके आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उसे खत्म करना है जिसने मेरी बीवी को खत्म किया। इतना सुनने के बाद हैटन उससे नाम पूछता है, जिसके बाद रे उसे मार्टिन का नाम बताता है। रे को पता था कि उसने अपना प्राइवेट जेट कहाँ पर रखा है, उसी पर बैठ करके वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुदापेस्ट में, जहाँ पर हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड के साथ कार के अंदर बैठा हुआ था। सैटेलाइट के जरिए हैटन के लोग इसकी लोकेशन को निकाल लेते हैं और इसकी लोकेशन रे को बता देते हैं। जिसके बाद रे यहाँ पर एक ट्रक लेकर के आता है और इनके कार से ठोक देता है। ट्रक के अंदर कुछ सामान भरा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। रे गन लेकर के बाहर आता है और मार्टिन की कार पर शूट करने लगता है। ब्लड प्रूफ होने की वजह से इन लोगों को कुछ नहीं होता। मार्टिन के बॉडीगार्ड बाहर निकल करके रे को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान रे भी इन बॉडीगार्ड्स पर हमला करता है और इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। एक एक करके मार्टिन के सारे बॉडीगार्ड खत्म हो जाते हैं। मार्टिन जिस कार में बैठा हुआ था, आगे की सीट पर एक और बॉडीगार्ड बैठा हुआ था। कार का मिरर नीचे करके वो रे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसे ही मार देता है। इस तरीके से कार अनलॉक हो जाता है और अब मार्टिन के बचने का चांस नहीं था। रे उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। काम खत्म कर लेने के बाद वो वापस से अपने प्राइवेट प्लेन के पास आता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रे को लेने के लिए केटी के साथ नोवेल और डीके भी आया हुआ है। पहले तो ये लोग कार को उड़ा देते हैं और फिर रे को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रे को ठीक करने के बहाने से ये लोग उसे फैसिलिटी में लिटा देते हैं। डीके उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से रे हिलडुल नहीं पा रहा था, मतलब कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सुन पा रहा था। डीके उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार फिर से सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद वो एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से रे बेहोश हो जाता है। मशीन उसके शरीर से ब्लड को निकालती है और फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। मूवी की शुरुआत में रे ने जिस मिशन को पूरा किया था वो सब कुछ उसे याद था। उसकी याददाश्त में से इस डाटा को इन लोगों ने रिकवर कर लिया और अब हैटन उसकी याददाश्त के साथ हर बार छेड़छाड़ करता है। पिछली बार वो मार्टिन को मरवाना चाहता था, इसलिए उसने मार्टिन का चेहरा वीडियो पर लगा दिया था, लेकिन इस बार ये लोग मार्टिन का चेहरा हटाते हैं और अपने नए टारगेट का चेहरा उस पर सेट कर देते हैं। इस बार इनका जो टारगेट था वो था वेगन। मार्टिन का चेहरा हटा करके ये लोग वेगन का चेहरा उस पर लगा देते हैं। फोटो में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि वेगन हैटन के साथ में खड़ा है। इसका मतलब कि हैटन के साथ में कोई पुरानी दुश्मनी होगी, इसलिए वो वेगन को मरवाना चाहता है। रे के दिमाग में वो फिर से सब कुछ रिक्रिएट करता है, लेकिन इस बार मार्टिन को हटा करके वो वेगन का चेहरा लगा देता है। इस बार जब एक बार फिर से रे को होश आता है तो हैटन पहले की तरह उसे सब कुछ सारी बातें बताता है। सीन बिल्कुल वहीं पर जाकर के शिफ्ट हो जाता है जहां पर केटी उसे ड्रिंक करने के लिए लेकर के जाती है। जब वो ड्रिंक कर रहा था तब सायरन बजने लगता है और उसी सायरन की वजह से उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार मार्टिन था, लेकिन इस बार वेगन का चेहरा लगा दिया गया है। पहले की तरह जब सब कुछ उसे याद आता है तो वो फिर से कार को उठाता है और अब इस बार वेगन को मारने के लिए वो निकल जाता है। अपने बीवी के हत्यारे को मारने के लिए उसके अंदर जुनून भरा हुआ था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि हैटन उसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बार हैटन जब उसे पूछता है कि तुम किसे मारने के लिए जा रहे हो, तो वो इस बार वेगन का नाम लेता है। यहाँ पर आप लाइन से देख पा रहे होंगे कि हैटन ने अभी तक इतने सारे लोगों को मरवा चुका है और इस बार वेगन की बारी है। सैटेलाइट के जरिए ये लोग वेगन की लोकेशन को ट्रैक करके रे को उसकी लोकेशन बता देते हैं। इसके बाद हमें वेगन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्डिंग के अंदर छुप करके बैठा हुआ था। शायद उसे पहले से ही पता चल चुका था कि कोई उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। रे जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो वेगन के बॉडीगार्ड उस पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो अंदर जाने के लिए सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा है। खैर दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी बिल्डिंग के अंदर विलियम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। फिलहाल वो वेगन के लिए काम कर रहा है। वो उसे एक सामान ला करके देता है और इस सामान का नाम था EMP। ये एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से पूरे शहर की बिजली को गुल किया जा सकता है। सिर्फ बिजली गुल नहीं होगी बल्कि सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शट डाउन हो जाएंगी। विलियम उसे एक रिमोट भी देता है। विलियम उसे बताता है कि इसे स्टार्ट होने में 5 मिनट का वक्त लगता है। 5 मिनट के बाद सब कुछ डाउन हो जाएगा। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि हैटन का एक आदमी इनके कैमरा को हैक कर चुका है। लेकिन जब हैटन को मालूम चलता है कि वेगन के पास EMP वीपन है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जितने भी लोगों को बनाया है सभी के सभी EMP वीपन के सामने हार जाएंगे। इधर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उठता है और बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है। इस सभी बॉडीगार्ड को खत्म करते हुए वो वेगन की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस पर गोलियों का कोई असर हो नहीं रहा था, इसलिए उसे कोई नहीं रोक पाता। वो वेगन के पास आ जाता है। वेगन का ही गन उठा करके उसे उसके ही गन से शूट कर देता है। पता नहीं वो कौन इंसान था, लेकिन कोई तो था जिसने EMP वीपन का रिमोट दबा दिया था, जिसकी वजह से पूरे शहर की बिजली एक ही झटके में गुल हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि अचानक से रे भी नीचे गिर जाता है। रिमोट का बटन दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि विलियम था। असल बात यह है कि जो रिमोट उसने वेगन को दिया था ना, वो EMP वीपन का नहीं था। इधर अब ये लोग रे को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका सिग्नल लॉस्ट हो चुका था। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि जो विलियम था वो रे को उठा करके अंदर लेकर के आया है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से ही वो जिंदा हो पाया। रे को जिंदा देख करके विलियम को काफी खुशी होती है। वो सच में रे को बचाना चाहता था। वो रे से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई। रे को जब होश आता है तो उसे अचानक से फिर से सब कुछ याद आने लगता है। उसे ये बात मालूम चलता है कि कई लोग उसके सपने में आ रहे हैं और उसे गन से शूट कर रहे हैं। हालांकि वो ये बात विलियम को भी बताता है। वो विलियम से कहता है कि मुझे कोई गन से शूट करता है लेकिन हर बार किसी और का चेहरा रहता है। यह सुनकर के विलियम कहता है कि अब समझा, यही चाल थी उनकी। इसके बाद वो रे को बताता है कि मुझे सुनने में आया है जो RST से अलग हुए हैं उनका नामोनिशान मिटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। दरअसल हैटन ने जो फैसिलिटी बना करके रखी है ना, उसी
इसी का नाम आरएसटी है। अब तक जितने भी लोग मारे गए वे सभी लोग आरएसटी में यानी कि हैटन के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन वे सभी लोग हैटन को धोखा देकर के उससे अलग हो गए और इसलिए हैटन उन सभी को मार रहा है। फर्क बस सिर्फ इतना है कि वो रे का इस्तेमाल करके उन लोगों को खत्म कर रहा है। अब जाकर के रे को इस बात का एहसास होता है कि हैटन ने उसे धोखा दिया है, वो बार बार उसे मोहरा बना रहा था। उसी वक्त रे को जीना के बारे में भी याद आता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीना जिंदा है, मैंने एक भी बार उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। इतना कहने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो उसी वक्त विलियम उसे रोक लेता है। विलियम उसे कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें इस बार पकड़ लिया ना तो वे लोग मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजेंगे। इसके बाद रे अपना हाथ काट करके अपना ब्लड निकालता है, यानी कि नाइट को निकाल करके वो विलियम को देता है और उससे कहता है कि इसके बारे में पता करो, आखिर ये काम कैसे करता है, वे लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। जिस पर विलियम कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता कर लूंगा। इसके बाद विलियम उसे एक ऐसी कार देता है जिससे वे लोग रे को ट्रैक तो कर पाएंगे लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल रे जीना के पास जा रहा था, वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी लोकेशन ये लोग ट्रैक कर लेते हैं और फिर रे को पकड़ने के लिए नोवेल और डिक के जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लंदन शहर के अंदर रे को दिखाया जाता है। दरअसल वो जीना को ढूंढते हुए उसके घर पर गया था जहाँ उसकी मुलाकात जीना से होती भी है। जीना उसे देख करके काफी खुश हो जाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रे को खुशी मिल रही थी। रे उससे कहता है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैं घर वापस आ गया। यह सुनकर के जीना उसे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने जो कुछ भी किया इसमें हम दोनों की मर्जी थी। रे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जीना बोलना क्या चाहती है। उसी वक्त जीना की बेटी उसे पीछे से माँ कह करके पुकारती है। तब जाकर के रे को मालूम चलता है कि जीना की शादी हो चुकी है और अब उसके बच्चे भी हैं। जीना उसे कहती है कि अब मेरी एक फैमिली है, तुम खुद मुझे छोड़ करके गए थे। इसके बाद रे उससे पूछता है कि हम पिछली बार कब मिले थे, जिस पर जीना उसे बताती है कि लगभग 5 साल हो गए। यह सुन करके रे एकदम से दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 सालों से उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो कार में बैठ करके वापस लौटने लगता है और रास्ते में जीना के बारे में ही सोच रहा था। तभी सामने से कोई ट्रक लेकर के आता है और रे के कार में ठोक देता है। वो कोई और नहीं बल्कि नोवेल और डिके थे। डिके उसके ऊपर गन चलाता है जिसकी वजह से रे जख्मी हो जाता है। इस गन से रे को चोट लग रही थी, इसलिए वो यहाँ से भागता है। दरअसल वो मौके की तलाश कर रहा था और उसे जैसे मौका मिलता है तो वो डिके के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों जब रोड पर गिरे हुए थे तो उसी वक्त एक ट्रक आकर के इन दोनों को ठोक देती है। रे के अंदर तो नाइट था इसलिए वो आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन डिके का दोनों पैर बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, मतलब कि अब वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। उसी वक्त पीछे से नोवेल आकर के रे के पीठ पर एक इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। इधर हमें हैटन को दिखाया जाता है जो कि केटी से कहता है कि विलियम को जाकर के खत्म कर दो। यह सुनकर के केटी काफी गुस्सा हो जाती है और हैटन से कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं किसी मासूम को नहीं मारूंगी। यह सुनकर के हैटन अपने रोबोट वाले हाथों पर एक बटन को दबाता है। वो जैसे ही बटन को दबाता है तो केटी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। जिस गैजेट से वो सांस ले रही थी उसे हैटन ने बंद कर दिया था। हैटन उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ तो मुझे भी इज्जत चाहिए, मेरी वजह से तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें चाहूँ तो एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो फिर से बटन को दबा देता है जिसकी वजह से केटी फिर से सांस लेने लगती है। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ बाहर आया हुआ था। इसी जगह पर बाहर के साइड में हम केटी को देखते हैं जो कि विलियम को खत्म करने के लिए यहाँ पर आई थी और हैटन ने उसे भेजा था। विलियम से ही वो लाइटर मांग करके सिगरेट जलाती है और उसके सामने जैसे ही धुआं निकालती है तो अचानक से विलियम को पता नहीं क्या हो जाता है, वो चक्कर खा करके नीचे गिर जाता है। बॉडीगार्ड जब केटी पर हमला करने के लिए आते हैं तो केटी बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें मारती है और जख्मी कर देती है। बॉडीगार्ड को खत्म करने के बाद वो विलियम को उठा करके अपने साथ लेकर के जाती है। ये बात याद रखना कि वो विलियम को मारती नहीं है। इसके बाद हमें रे और हैटन को दिखाया जाता है। हैटन बात करना चाहता था रे से, इसलिए वो रे को लेकर के एक पैरेलल यूनिवर्स में जाता है। एक प्रकार से दिमाग के अंदर का यूनिवर्स है, ये दोनों दिमाग के अंदर बातें कर रहे हैं। रे उसे कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमने मुझे सच्चाई बताया होता तो मेरी बीवी मेरे पास होती और आज मेरी एक फैमिली होती। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे सब कुछ छिन गया, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर हैटन कहता है कि तुम वैसे भी जिंदा नहीं बचते अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता, तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। इतना कहने के बाद वो रे को वापस भेज देता है। कुछ समय के बाद जब केटी वापस लौट करके आती है तब वो हैटन से कहती है कि मुझे विलियम नहीं मिला, मुझे उसकी लोकेशन गलत बताया गया था, वो वहां पर नहीं आया। अब इस बार विलियम को खत्म करने के लिए हैटन एक बार फिर से रे का इस्तेमाल करने वाला था। एक बार फिर से वो रे को जिंदा करने वाला था, लेकिन एक बार फिर से उसके दिमाग में उसका मिशन रिक्रिएट किया जाता है और इस बार विलियम का चेहरा लगा दिया जाता है। इधर जो केटी थी वो भाग करके कमरे में आती है और सिस्टम में एक पेन ड्राइव को इंस्टॉल कर देती है। इतना करने के बाद अचानक से कमरे का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है। ये उसी जगह का सीन है जहाँ पर रे होस्टेस को बचाने के लिए आया था। हैटन जैसे ही सीन को रिक्रिएट करता है तो उसी वक्त उसकी मुलाकात केटी से हो जाती है, क्योंकि इस बार केटी पहले से ही उस जगह पर आ गई थी। रे उसे देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उसी वक्त केटी एक बटन दबा देती है जिसकी वजह से कमरे का सारा सिग्नल विलियम के पास चला जाता है, जो कि इसी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया में एक कार के अंदर बैठा हुआ था। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है तो वो हैटन के सारे सिस्टम को हैक करने लगता है। इस बार विलियम हैटन को उसके काम में कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि इस बार विलियम रे को होश में ला देता है। काम पूरा कर लेने के बाद इधर जो केटी थी वो भी भागने की पूरी तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी कमरे में हैटन आ जाता है जो उसे उठा करके दूर फेंक देता है। केटी को मारने के लिए वो अपने रोबोटिक हाथ का बटन दबाता है, लेकिन इस बार एक्सेस डिनाई हो जाता है क्योंकि सारा सिस्टम अब विलियम के हाथ में है। हैटन से बच करके वो बाहर आती है और डाटा सर्वर वाले कमरे में चली जाती है। कमरे में वो एक छोटा सा बॉम्ब फेंक करके धमाका कर देती है जिसकी वजह से सारा सर्वर क्रैश हो जाता है। हैटन के पास जितना भी डाटा था सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो जाता है। इधर में रे को दिखाया जाता है जो कि हैटन को खत्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी डीके उसके सामने आ जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान गलती से ये दोनों लिफ्ट के ऊपर आकर के गिर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर नोवेल भी आ जाता है और फिर ये दोनों मिल करके रे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस दौरान
रे को जैसे मौका मिलता है तो वो डीके के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट से दूर फेंका जाता है। इस दौरान लिफ्ट बहुत ही बुरी तरीके से टूट करके नीचे गिरने लगती है। नोवेल और रे ये दोनों लिफ्ट से नीचे लटके हुए थे, बचने का कोई चांस नहीं था। डीके चाहता तो वो नोवेल को बचा लेता, लेकिन वो लिफ्ट के वायर को तोड़ने लगता है। उसी वक्त नोवेल नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रे अभी भी लटका हुआ था, उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो जंप करके ऊपर आता है और डीके को पकड़ लेता है। डीके और रे ये दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। रे उसे पकड़ता है और जोरदार पंच मार करके नीचे फेंक देता है। वैसे तो रे भी खुद को नहीं बचा पाता, वो भी नीचे जाकर के गिरता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है, वो बच जाता है। उसी वक्त यहाँ हैटन आकर के रे को गन से शूट करता है। धमाका होने की वजह से रे के शरीर से सारे नैनाइट बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वापस से उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। हैटन दोबारा उसे गन से शूट करता है, लेकिन रे इस बार गोली को पकड़ लेता है। गोली को लेकर के वो हैटन के पास आता है और फिर उस गोली को वो नीचे गिरा देता है। जैसे ही गोली जाकर के नीचे गिरती है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हैटन मारा जाता है। वैसे बेहोश तो रे भी हो गया था, लेकिन विलियम उसे जिंदा कर देता है पहले की तरह। यहाँ से विलियम अपने रास्ते हो जाता है और जो केटी और रे थे ये दोनों अपने रास्ते हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।